हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 की कर्नाटका स्टेट के ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के ऊपर में। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका की स्टेट मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी चीज़ कि कर्नाटका ने अपनी एडिटिंग विंडो ओपन कर दी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान यदि किसी स्टूडेंट से कुछ गलती हुई है तो वो अपने एडिटिंग ऑप्शन को ओपन कर दिया है कर्नाटका ने, तो वो जो भी मिस्टेक्स किए गए हैं उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और अगर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है तो वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें हुई। तीसरी बात क्या है कि जो मेरिट लिस्ट कर्नाटका की तरफ से जारी की गई है उस मेरिट लिस्ट में क्या है देखेंगे, इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। मेरिट लिस्ट के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि नीट पीजी 2020 के लिए कर्नाटका स्टेट की इस बार की कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली है या फिर नेगेटिव शिफ्ट लेने वाली है। तो चलिए जानते हैं इन सभी बातों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका की एडिटिंग विंडो के बारे में। एडिटिंग ऑप्शन जो है कर्नाटका ने ओपन कर दी है। वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया कर्नाटका के राउंड 1 काउंसलिंग के लिए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनसे कुछ गलती हो गई या कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने वो अपलोड नहीं कर पाए, तो इस मौके का फायदा उठा करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और यदि कुछ गलतियां हुई है किसी फील्ड में तो वो उस गलतियों को, उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब करेक्ट करने के दो तरीके हैं। कभी भी आप करेक्ट करते हो, कभी भी जब आप एडिटिंग विंडो में जाओगे, एडिटिंग ऑप्शन में जाओगे और अपने किसी भी मिस्टेक को करेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे वो मैंडेटरी है डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करना और उसके बाद आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप निकाल सकते हो। तो क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले वैसे स्टूडेंट्स जिनके तरफ से फील्ड्स में कुछ गलतियां हुई है और उन मिस्टेक्स के साथ साथ उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या स्टेप्स दिया गया है कि सबसे पहले आपको केईए की वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ जैसे आप लॉगिन करेंगे लैंडिंग पेज आएगा। लैंडिंग पेज में क्लिक हियर टू एडिट ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक हियर टू एडिट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने टास्क बार ओपन होंगे। टास्क बार को आपको क्लिक करना है और जिस भी फील्ड को आपको चेंज करना है, जिस भी फील्ड में आपसे गलती हुई है उस फील्ड में आप चेंजेस कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। इस करेक्शन को जैसे ही आपने किया, जो भी मिस्टेक्स हुई उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करना है। डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करके उसको सबमिट करना है। और इसमें जो स्टेज 2 है वो क्या है कि अगर वो मिस्टेक्स आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, मतलब अगर कुछ आपने ऐसी मिस्टेक की है जिससे जुड़े कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो आप अब जब उस मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हो तो आपको उसके रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है उसे भी अपलोड करना होगा। तो सेकंड स्टेज में उस डॉक्यूमेंट को भी आपको अपलोड करना होगा। मिस्टेक्स को आपने करेक्ट किया, डिक्लेरेशन फील्ड को कंप्लीट किया, सबमिट किया। अब आते हैं स्टेज 2 में जिसमें आपको उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपलोड करना है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है ओटीपी यूज करके आपको लॉगिन करना है। अपलोड द एडिट डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट बिफोर डिक्लेरेशन, एक बार उसे प्रीव्यू कर लेना है, व्यू कर लेना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो करेक्ट है या नहीं है, या उसे चेंज करने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हो, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली चेक करके अपलोड कर लेते हो, उसके बाद फिर से आपको डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करना है, सबमिट करना है। डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करने के दौरान आपसे फिर से ओटीपी मांगा जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिलअप करना है और डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करना है। डिक्लेरेशन पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये तो बात हुई उन स्टूडेंट्स की जिनके थ्रू कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से उन्हें उन फील्ड्स की जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करनी है। अब वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, उनके तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कुछ फॉर्म फिलअप करने के दौरान कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सिर्फ उन्हें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करनी थी और वो अपलोड नहीं कर पाए हैं या तो फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गई है, तो उन स्टूडेंट के लिए क्या है कि आपको ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना है। ओटीपी डाल करके लॉगिन करना है। क्लिक हियर टू एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर टू ऑडिट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस द डॉक्यूमेंट
एक सेक्शन आएगा जिसमें कि लिखा होगा व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस द डॉक्यूमेंट। उसे आपको क्लिक करना है, व्यू करना है और रिप्लेस करना है। जैसे ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट उसमें रिप्लेस करना है या फिर अपलोड करना है, आपने अपलोड किया, उसके बाद वापस से आपसे एक डिक्लेरेशन पार्ट आएगा। उस डिक्लेरेशन पार्ट को OTP डाल करके कंप्लीट करना है, डिक्लेयर करना है और एक्नॉलेजमेंट स्लिप की प्रिंट आउट ले लेनी है। तो ये तो बात हुई एडिटिंग विंडो की, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा, यदि आपकी तरफ से कुछ गलती हुई तो उसे आप सुधार सकते हैं और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो आप उस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, स्टेट मेरिट लिस्ट कर्नाटका की मेरिट लिस्ट भी आज रिलीज कर दी गई है। ये मेरिट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स के नेम हैं वो सारे पहले वाले नेम है। पहले वाले नेम का कहने का मतलब है कि 25 से 27 तारीख के बीच कर्नाटका ने एक बार फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन की थी और मौका दिया था स्टूडेंट्स को कि जिनकी भी रजिस्ट्रेशन रह गई है, मिस हो गई है, वो 25 से 27 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन एक बार ओपन हुई थी, उस दौरान स्टूडेंट्स ने जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, उन स्टूडेंट्स के नेम इस प्रोविजनल लिस्ट में है। इस प्रोविजनल लिस्ट में 25 से 27 के बीच में जो पोर्टल ओपन किया गया था और उस दौरान जिन स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया उनके नाम नहीं है। तो इस प्रोविजनल लिस्ट को देख करके वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 25 से 27 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अगर उनके नाम उसमें नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सेपरेट लिस्ट भी आएगी या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें उनके नेम्स होंगे। तो ये जो लिस्ट रेडी की गई है ये अधूरा लिस्ट है अभी फिलहाल तक। इसमें 25 से 27 के बीच में जो रजिस्ट्रेशन ओपन की गई थी, उस बीच में जो स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया वो उन स्टूडेंट्स के नाम नहीं है। उससे पहले जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया उनके नेम्स हैं। तो उसमें से अगर कोई स्टूडेंट है जिनके नाम नहीं है तो वो ज़रा इस चीज़ को देख लें, उनके लिए फिर ये डरने की बात हो सकती है। और इस SML में ये जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, इस मेरिट लिस्ट में जिस स्टूडेंट के नाम नहीं है या जिस स्टूडेंट का कोई अगर डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं है, प्रॉपर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, तो वो भी जो करेक्शन के लिए जो मिस्टेक्स हैं वो भी मेंशन किए गए हैं। तो वो देख लें कि उनका नाम उसमें क्यों नहीं है और जिस वजह से भी जो भी रीजन वहां पे मेंशन किया गया है उस रीजन को वो कंप्लीट करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और बाकी जो भी चीजें जो कुछ अगर मिस्टेक्स की गई है तो वो भी रीजन वहां पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रीजन मेंशन किए गए हैं, तो उन रीजन को देखें, उनको रेक्टिफाई करें और वापस से चीजों को अपलोड करें। इसलिए एडिटिंग विंडो जो है ओपन किया गया है। अब देख लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 25 से 27 के बीच में जो कर्नाटका की पोर्टल ओपन हुई थी, उन स्टूडेंट्स के नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो मतलब उससे पहले 25 से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उससे पहले जो पोर्टल ओपन हुई थी, उनके नाम इस प्रोविजनल लिस्ट में है। अब एक स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं कि इस बार कर्नाटका की कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली है या नेगेटिव शिफ्ट लेने वाली है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें सस्ते कॉलेज मिल जाए। कर्नाटका में अगर उन्हें कॉलेज मिल जाती है तो वो 9 लाख की फीस रहती है और कॉलेजेस भी कर्नाटका के बहुत अच्छे हैं। मगर एक रियलिटी को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार होने क्या वाला है। सिर्फ क्योंकि लास्ट ईयर के बेसिस पे आप ये जज नहीं कर सकते कि इस साल भी आपको सीट मिल जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर भी मिली थी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देख आप लोगों को डराने की बात नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि रियलिटी में बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि इस रियलिटी को आप समझें और बाकी आगे जो आने वाले काउंसलिंग है उसमें ध्यान से, और जो आपके अदर ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के लिए भी आप तैयार रहें। अब क्या रियलिटी है वो देख लेते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स जो हमने देखा है वो देख लेते हैं। अभी जो प्रोविजनल लिस्ट आई है उसमें लगभग 8,428 मेंबर्स के नेम्स आए हैं। 8,428 मेंबर्स। अब ये जो है ये अधूरा प्रोविजनल लिस्ट है। मैंने जैसा आपको बताया 25 से 27 तारीख के बीच में जब पोर्टल ओपन किया गया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने और भी रजिस्ट्रेशन कराया, वो स्टूडेंट्स इसमें ऐड नहीं है। तो जो अधूरे प्रोविजनल लिस्ट जो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया उसके अकॉर्डिंग टोटल 8,428 के लगभग स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कर्नाटका स्टेट के लिए कराया है, जिनके नाम इस प्रोविजनल लिस्ट में आए हैं। 2019 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो 5,238 स्टूडेंट्स ने लगभग थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है,
5238 स्टूडेंट्स ने राउंड 1 काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था कर्नाटक स्टेट के लिए। तो जब हम इस डिफरेंस को देखते हैं, अभी फिलहाल इसी लिस्ट से अगर हम मैच करें तो अभी जबकि और भी नेम्स आने इसमें बाकी हैं, तो अगर इस साल की अभी तक की लिस्ट को कंपेयर करें और डिफरेंस देखें तो 3190 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3190 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है जिन्होंने इस बार अपनी रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी तक 25 से 27 के बीच और भी स्टूडेंट्स आएंगे, वो भी ऐड किए जाएंगे, मगर अभी तक जो देखें वो 3190 स्टूडेंट्स का डिफरेंस है। इस बार 3190 स्टूडेंट्स ने मिनिमम ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है। ये तो टोटल डिफरेंस रहा। अब आते हैं एक एग्जांपल पे। बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे कैटेगरीज भी चलती है वहाँ पे, जीएम कैटेगरी, जीएनपी कैटेगरी और फिर आपकी ओपन कैटेगरी। उसी तरीके से ए क्लॉज है, बी क्लॉज है, सी क्लॉज है, वाई क्लॉज है, जेड क्लॉज है। तो इसमें एक स्टैटिस्टिक्स लेते हैं कि वाई क्लॉज वाले स्टूडेंट, वाई क्लॉज में कौन से स्टूडेंट आते हैं? वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 10 साल की पढ़ाई कर्नाटक से भी नहीं की है और जिन्होंने अपनी एमबीबीएस भी कर्नाटक से नहीं की है। वैसे स्टूडेंट जो कि कंप्लीटली ओपन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, और वैसे स्टूडेंट कहने का मतलब है जो वाई क्लॉज में आते हैं। तो वाई क्लॉज की अगर स्टैटिस्टिक को देखें तो 2019 में वाई क्लॉज के अंडर टोटल 1532 स्टूडेंट्स आ रहे थे ओपन सीट्स के लिए। 2020 में वाई क्लॉज में अभी तक 3358 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग 1800 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है। वाई क्लॉज में जो आ रहे हैं, बाकी अभी आने बाकी हैं, 25 से 27 के बीच में जो भी वाई क्लॉज वाले स्टूडेंट आएंगे वो भी आने बाकी हैं। तो इस कंपटीशन को आप देख सकते हैं कि क्या कितना ह्यूज डिफरेंस एसएमएल में आ रहा है, मेरिट लिस्ट में आ रहा है लास्ट ईयर 2019 के अकॉर्डिंग। और जब आप 2019 की मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन में 2020 को रखते हैं तो आप देखते हैं कि ह्यूज डिफरेंस है। चाहे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया उसकी बात करें या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वाई क्लॉज में आते हैं उसकी बात करें, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है किसी एक स्टेट के लिए। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा कंपटीशन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल बढ़ चुकी है 9 लाख रुपए की सीट लेने के लिए, जो कि कर्नाटक की सीट है, कर्नाटक स्टेट के लिए। तो इस बात को आप समझ सकते हैं और इससे आप इतना अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं कि इस साल जो शिफ्ट होने वाली है वो कहीं से पॉजिटिव नहीं रहेगी। लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ ही इस साल भी कट ऑफ जाएगी तो वो गलत है। लास्ट ईयर जो कंपटीशन थी उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन इस साल है। लास्ट ईयर थी कि बहुत सारे, इसका एक रीजन भी है। इसका एक रीजन ये है कि लास्ट ईयर ऑफलाइन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स नहीं जा पाए थे, मगर इस बार ऐसी कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काउंसलिंग के लिए अटेंड कर रहे हैं और इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर जब कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सीट्स तो उन्हें ही मिलेगी जिनकी मेरिट अच्छी होगी, मेरिट बेसिस पे। कहने का मतलब है जो कट ऑफ है वो इस बार कंप्लीटली नेगेटिव शिफ्ट जाने वाली है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लास्ट ईयर जो आपकी रिकॉग्नाइज सीट की कट ऑफ गई थी उसी के आसपास आपकी इस साल परमिटेड सीट की कट ऑफ जाने वाली है। गवर्नमेंट में तो नो डाउट, गवर्नमेंट में आपने राजस्थान में भी देखा क्या हुआ, ऑल इंडिया कोटा में भी देखा क्या हुआ, उसी तरीके से कर्नाटक में भी आप 100% देखोगे कि क्या होने वाला है। साथ साथ में अगर प्राइवेट की भी बात करूं तो प्राइवेट भी लास्ट ईयर जो आपने रिकॉग्नाइज सीट की कट ऑफ देखी थी उसी के आसपास रहने वाली है कहीं ना कहीं इस साल परमिटेड सीट्स की कट ऑफ। तो आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को समझो और सिर्फ कर्नाटक पे डिपेंड रहने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ कर्नाटक पे डिपेंड ना रहें और जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखें, काउंसलिंग डोर्स को ओपन रखें, ऑप्शंस को ओपन रखें, जिससे कि आपका जो साल है वो बर्बाद ना हो। अब इसके बाद एक और बात पे आते हैं कि एक नोटिफिकेशन आई जिसमें डीएनबी को लेकर के कहा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में डीएनबी की जो काउंसलिंग है, फॉर्म है, वो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट की जा सकती है। टेंटेटिव डेट बताई गई है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में उसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं। रीजन बस सिर्फ एक ही बात है कि अगर ये कोविड-19 कंट्रोल में रही तब, अगर कोविड-19 कंट्रोल में नहीं रही तो ये जो
ये जो डीएनबी की जो काउंसलिंग है वो और डिले हो सकती है। तो अगर ये लॉकडाउन अगर हट गया तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपकी डीएनबी की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, मगर अगर लॉकडाउन नहीं हटा तो ये लेट भी हो सकती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। वैसे स्टूडेंट्स इस बार डीएनबी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर 2300 सीट्स थी और अभी सीट्स बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो गई है और भी सीट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका असर डेफिनेटली कट ऑफ पे पड़ेगा और कट ऑफ पे अगर पड़ता है तो हमें सीट मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप सोच के ना चलें कि डीएनबी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल ही जाएंगे अगर आपकी रैंकिंग 20,000 के अंदर नहीं है तो, क्योंकि डीएनबी में भी इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड है, डीएनबी की भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अगर एमडी एमएस के साथ साथ डीएनबी हुई तो आप समझ लो डीएनबी की भी कट ऑफ पिछले साल के अकॉर्डिंग नेगेटिव ही जाने वाली है, चाहे कितनी भी सीट्स इंक्रीज हो गई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लॉकडाउन के वजह से डीएनबी की जो काउंसलिंग है उसे पोस्टपोन किया जाता है और आपकी एमडीएमएस की काउंसलिंग पहले हो जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद डीएनबी की काउंसलिंग होती है, तो ज़रूर फायदा मिल सकता है। मगर अगर ये साथ साथ अभी चलती है, फर्स्ट वीक ऑफ मई से अगर स्टार्ट हो जाती है डीएनबी की काउंसलिंग, तो बिलीव मी डीएनबी में भी इतना ज़्यादा रश रहने वाला है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाली है कि डीएनबी में भी सीट मिलनी मुश्किल हो सकती है। अब बात करते हैं कि जब कर्नाटका में 9 लाख की फीस है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिव शिफ्ट आ रही है, डीएनबी में भी नेगेटिव शिफ्ट आ रही है और ऑल इंडिया कोटा में भी हमने देखा कि नेगेटिव शिफ्ट आई, तो पॉजिटिव शिफ्ट कहाँ आएगी, कहीं आएगी कि नहीं आएगी? तो पॉजिटिव शिफ्ट के लिए आप देख सकते हो कि राउंड 1 में भी आपने देखा कि डीम्ड में पॉजिटिव शिफ्ट आई थी। डीम्ड में पॉजिटिव शिफ्ट आने का रीज़न फीस महंगी है, साथ में और एक जगह यूपी की भी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है, यूपी की मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। यूपी में हमने जब ये चीज़ देखा कि उसकी मेरिट लिस्ट को स्टडी किया तो यूपी में दिखाया गया कि 300 ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस बार 2019 के मुकाबले जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है यूपी के लिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, तो यूपी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं कट ऑफ को लेकर के। यूपी में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ लास्ट ईयर जो गई थी उसके अकॉर्डिंग ही जाने के चांसेस हैं। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि कॉलेजेस की फीस कम हुई है, तो जो स्टूडेंट्स पहले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यूपी की सीट मिली हुई सीट को भी छोड़ने के इच्छुक रहते थे, वो इस बार छोड़ने के इच्छुक नहीं रहेंगे। उन्हें अगर सीट मिलेगी तो वो लेना चाहेंगे, मगर इसके साथ साथ यूपी की जो चार्जेस वगैरह हैं वो अभी तक कॉलेज क्लियर नहीं कर रही है। क्या चार्जेस हैं, क्या बॉन्ड है, क्या चीज़ें हैं, हमने पूरी कोशिश की है अपने लेवल पे यूपी में एक एक कॉलेज में कॉल करके हमने उनके हिडन चार्जेस के बारे में पूछा है। किसी कॉलेज ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हिडन चार्जेस वहाँ पे हैं। हर एक कॉलेज ने बोला है कि हिडन चार्जेस नहीं है। बॉन्ड के लिए भी पूछा, स्टाइपेंड के लिए भी पूछा, उन्होंने बताया है हमें। लेकिन अब बात यह है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन कॉलेज की तरफ से दी गई है ये अगर सटीक हुई, सही हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी की फीस एकदम बहुत अच्छी रहने वाली है और यूपी में अगर कॉलेजेस मिलते हैं तो वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, स्टूडेंट सेटिस्फाई रहेंगे। मगर अगर कॉलेज मिलने के बाद में जाकर के कुछ और फीस को लेकर के कॉलेज डिमांड करते हैं, जो कि मेंशन ना तो वेबसाइट पे की गई है और ना ही हमारे इंक्वायरी में हमें बताया गया है, तो इस तरीके की कोई फीस अगर वो बताते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अप फ्रंट बॉन्ड भी ले रहे हैं, पहले ही बॉन्ड अमाउंट ले रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को उलटफेर कर सकती है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनका बजट सही है, थोड़ा ठीक है और उन्होंने फर्स्ट राउंड में यूपी में अप्लाई किया है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि फर्स्ट राउंड में उनके मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यूपी की जो एसएमएल है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि यूपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाली कट ऑफ में, मगर यूपी में अगर डिफरेंस आएगी भी तो वो आपके गवर्नमेंट सीट्स पे आएगी, प्राइवेट में तो नहीं आएगी। तो ये तो बात हुई कंप्लीट स्टडी की कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ें अभी चल रही है, कर्नाटका के बारे में आपको बताया। और हाँ, जाते जाते लास्ट टाइम एक यही बात बोलना चाहूँगा कि आप अपने फॉर्म को देख लें। आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप अपने नेम को देख लें। अगर कोई
रीज़न वहाँ पे है, कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे बताया गया है, कुछ मिस्टेक्स बताए गए हैं, तो उससे आप एडिटिंग विंडो में जाकर के एडिटिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के आप उसे करेक्ट कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो फ़ोन कीजिए, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और अगर करियर मीडिया से आप पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं जिसमें हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।